विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन के जो हमारा जो दूसरी बुक है उसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। And there are three solids made up of aluminium, steel and wood of the same shape and volume. Which of them would have highest inertia? तो तीन सॉलिड है जो कि एल्यूमिनियम, स्टील और लकड़ी का बना हुआ है। तो ये जो तीनों है उसका शेप सेम है और वॉल्यूम भी सेम है, बस मटेरियल अलग अलग है। तो इनमें से किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा ये बताना है। तो आंसर है कि स्टील का इनर्शिया ज़्यादा होगा। क्यों होगा? As the mass is a measure of inertia, the ball of same shape and size having no more mass than other balls will have highest inertia. तो हम जानते हैं कि मास क्या होता है, इनर्शिया का मेज़र होता है, यानी जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। और यहाँ पर बॉल की बात की जाए जिसका कि सेम साइज़ है, तीनों बॉल का साइज़ जो है सेम साइज़ का है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर उसका मतलब या फिर सिंपल शब्दों में कह ले कि सेम शेप और सेम साइज़ का होने के बाद में भी जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। सिंस स्टील हैज़ ग्रेटेस्ट डेंसिटी एंड ग्रेटेस्ट मास, देयरफॉर इट हैज़ हाईएस्ट इनर्शिया। बात करें स्टील की तो स्टील का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होता है और उसका मास भी ज़्यादा होता है, इसीलिए स्टील का इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है, two balls of the same size but of different materials, rubber and iron, are kept on the smooth floor of a moving train. The brakes are applied suddenly to stop the train. Will the ball start rolling? If so, in which direction? Will they move with the same speed? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। तो क्वेश्चन है कि दो बॉल है जो कि सेम साइज़ का है लेकिन डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ है। एक बॉल रबर का बना हुआ है और दूसरा बॉल आयरन से बना हुआ है, और इसको एक स्मूथ फ्लोर पर, एक ट्रेन है, मूविंग ट्रेन है, उसके स्मूथ फ्लोर पर इसको रखा गया है। ध्यान रखेंगे ट्रेन जो है वो मूव कर रहा है। और उसके बाद क्या होता है कि सडनली ट्रेन पर में ब्रेक लगा दी जाती है, और उसके बाद क्या होता है, क्वेश्चन है कि जो बॉल है वो रोल करना स्टार्ट करेगा या नहीं। अगर रोल करेगा तो कौन से डायरेक्शन में करेगा ये पूछा गया है। और यहाँ पर लिखा है कि अगर ये रोल करेंगे तो क्या सेम स्पीड से रोल करेंगे, अगर हाँ तो रीज़न देना है आपके कोई आंसर का। तो आंसर क्या है कि यस, द बॉल्स विल स्टार्ट रोलिंग इन द डायरेक्शन इन विच द ट्रेन वॉज मूविंग। तो बॉल जो है वो रोल करना स्टार्ट कर देंगे, और किस डायरेक्शन में रोल करना स्टार्ट करेंगे, जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही होगी। ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स द ट्रेन कम्स टू रेस्ट, बट ड्यू टू इनर्शिया द बॉल ट्राई टू रिमेन इन मोशन, देयरफॉर दे बिगिन टू रोल। तो जैसे ही ट्रेन पर ब्रेक अप्लाई कर दी जाती है तो ट्रेन जो है वो तो रेस्ट में आ जाती है, लेकिन इनर्शिया की वजह से जो बॉल है वो अपना स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन रखना चाहती है। इसी वजह से जो बॉल है वो रोल करने लगती है। सिंस द masses of the ball are not the same, therefore the inertial forces are not same on both the balls. तो यहाँ पर क्योंकि जो बॉल है उनका मास जो है वो सेम नहीं है, इसीलिए जो इनर्शियल फोर्स लगेगा वो भी दोनों बॉल पर सेम नहीं लगेगा। दस द बॉल्स विल मूव विथ डिफरेंट स्पीड, इसीलिए बॉल मूव तो करेंगे लेकिन दोनों डिफरेंट स्पीड से मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल बुलेट्स आर फायर्ड, वन बाय अ लाइट राइफल एंड अनदर बाय अ हैवी राइफल विथ द सेम फोर्स, विच राइफल विल हर्ट द शोल्डर मोर एंड वाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि दो आइडेंटिकल बुलेट है और उसमें से उस एक को क्या किया गया कि लाइट जो राइफ़ल यानी कि हल्का जो राइफ़ल है उससे शूट किया गया, और दूसरे को क्या किया गया, हैवी राइफ़ल से शूट किया गया, और फोर्स जो है सेम फोर्स लगाया गया। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि इनमें से कौन सा राइफ़ल
जो हर्ट करेगा, जो शोल्डर होगा, शोल्डर को ज़्यादा हर्ट करेगा और क्यों करेगा, ये क्वेश्चन है। तो आंसर क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द मोमेंटम ऑफ बुलेट विल बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ राइफल। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि बुलेट का जो भी मोमेंटम होगा वो राइफल के मोमेंटम के बराबर होगा। इन केस ऑफ लाइट राइफल, velocity will be more than the velocity of heavier rifle so that momentum for both shall be equal। तो यहाँ पर लाइट राइफल के केस में क्या बता रहा है कि जो वेलोसिटी होगी वो जो हैवी राइफल होगा उससे ज़्यादा होगी, इसीलिए यहाँ पर मोमेंटम जो होगा वो दोनों ही केस में इक्वल होगा। ड्यू टू दिस द लाइटर राइफल विल हर्ट द शोल्डर मोर। तो यहाँ पर इसी वजह से जो लाइटर राइफल होगा वो जो है उसकी वजह से जो शोल्डर है वो ज़्यादा हर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हॉर्स कंटिन्यूज टू अप्लाई फोर्स इन ऑर्डर टू मूव अ कार्ट विथ अ कांस्टेंट स्पीड, एक्सप्लेन वाई। तो यहाँ पर एक हॉर्स जो है वो कंटिन्यू फोर्स अप्लाई कर रहा है ताकि जो कार्ट है वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सके। ऐसा वो क्यों करता है? आंसर है, व्हेन अ कार्ट इज़ मूविंग ऑन अ रोड इट हैज़ टू एनकाउंटर फ्रिक्शन। तो जब कोई कार्ट जो है वो रोड पर मूव कर रही है तो उसको फ्रिक्शन को एनकाउंटर करना होता है। टू मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड some force need to be applied continuously to overcome the friction। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करने के लिए कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ताकि यहाँ पर कॉन्टीन्यूसली जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको वो ओवरकम कर पाए। हैंस द हॉर्स नीड्स टू कॉन्टीन्यूसली अप्लाई अ फोर्स इन ऑर्डर मूव द कार्ट विथ अ कांस्टेंट स्पीड। इसीलिए यहाँ पर जो हॉर्स है उसको कॉन्टीन्यूसली फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ताकि जो कार्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज अ बॉल ऑफ मास m इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ इनिशियल स्पीड v, इट्स स्पीड डिक्रीजेस कॉन्टीन्यूसली टिल इट बिकम्स 0। तो यहाँ पर कोई बॉल है जिसका मास m है, उसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में उसको थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है, और उस टाइम इसकी जो इनिशियल स्पीड है उसको v कंसिडर किया गया है। तो यहाँ पर जो स्पीड है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होना स्टार्ट करती है और फाइनली क्या होता है कि स्पीड 0 हो जाती है। देयरफॉर द बॉल बिगिंस टू फॉल डाउनवर्ड एंड अटेन्स अ स्पीड v अगेन आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो इससे क्या होता है कि जो बॉल है वो नीचे आने लगती है और जो स्पीड है वो भी स्पीड गेन करती है दोबारा, मतलब ग्राउंड तक पहुंचने ग्राउंड पर स्ट्राइक करने से पहले दोबारा वो भी स्पीड को गेन करती है। इट इम्प्लाइज दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉल आर सेम। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होगा इनिशियल और फाइनल मोमेंटम का वो सेम होगा। येट इट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक्सप्लेन वाई। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी ये जो है जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एग्जाम्पल नहीं है, ऐसा क्यों है? आंसर क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज एप्लीकेटेड टू आइसोलेटेड सिस्टम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक आइसोलेटेड सिस्टम पर एप्लीकेबल होता है। आइसोलेटेड सिस्टम कैसा होता है? जिस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है, उस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आइसोलेटेड सिस्टम पर वर्क करता है, वहीं पर अप्लाई किया जाता है। इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर जो हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है कि वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चेंज हो रहा है। इसीलिए ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को नहीं एप्लीकेबल नहीं फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम रोलिंग ऑन अ कॉन्क्रीट फ्लोर इज शोन इन फिगर 9.1। तो यहाँ पर ये डायग्राम है जो कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो यहाँ पर 50 ग्राम का एक बॉल है जो कि कंक्रीट के फ्लोर पर रोल कर रहा है। तो इसका जो है ये डायरेक्शन दिखा रहा है रोलिंग का। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द फ्लोर ऑन द बॉल। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन और फ्रिक्शनल फोर्स को
यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो ये ग्राफ है। तो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या है, at है, और इनिशियल वेलोसिटी कहाँ है, पर ये 0 पर आ गया है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, फाइनल at, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो at माइनस 0 क्या हो जाएगा, at हो जाएगा। तो यहाँ पर at लिखा है। और क्या, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है ये रिटार्डेशन इसका दिखा रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन का यूज़ किया गया है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया 80, और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो फाइनल टाइम कितना है 8 और इनिशियल टाइम कितना है 0, तो 8 माइनस 0 क्या हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया। अब हमें फोर्स फाइंड करना था। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू ma। तो मास हमने कितना, मास कितना है ऑब्जेक्ट का 50 ग्राम मास है। तो ग्राम से इसको हमने किलोग्राम में चेंज किया हुआ है। तो ये 50 डिवाइडेड बाय 1000 से हमने डिवाइड किया, तो ये किलोग्राम में चेंज हो गया। और एक्सीलरेशन हमने फाइंड किया है 10, वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा 0.5 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रक ऑफ मास m इज़ मूव्ड अंडर फोर्स f। तो कोई ट्रक है जिसका मास m है, वो f फोर्स से मूव कर रहा है। इफ़ द ट्रक इज़ दैन लोडेड विथ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द मास ऑफ द ट्रक एंड द ड्राइविंग फोर्स इज़ हाफ्ड, देन हाउ डज द एक्सीलरेशन चेंज। तो अगर ये जो ट्रक है उसको उस पर कोई ऑब्जेक्ट लोड किया हुआ है और वो जो है ट्रक के मास के इक्वल वेट का है, जितना ट्रक का मास है उस ऑब्जेक्ट का भी मास उतना ही है, तो यहाँ पर इस केस में जो ड्राइविंग फोर्स है वो हाफ हो जाता है। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन में कितना चेंज होगा ये बतलाना है। तो हम जानते हैं F इज़ इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। तो यहाँ से एक्सीलरेशन हमारा निकल जाएगा F बाई m। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में हम निकाल रहे हैं a1 इज़ इक्वल टू, ये हो गया है F बाई m। अब जब ये फर्स्ट केस में था जब मास एज इट इज़ था, दूसरा केस में क्या कर रहा है कि मास जो है वो डबल हो जा रहा है और फोर्स जो है वो हाफ हो जा रहा है। तो a2 क्या हो गया, फोर्स जो है F बाई m। तो मास जो है वो डबल हो जा रहा है और फोर्स जो है वो आधा हो जा रहा है। तो हमने इस वैल्यू को यहाँ पर पुट किया है, तो ये हो जाएगा F बाई 4m। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा F बाई 4m। या फिर हम लोग मतलब फिर से इसको रेशियो के फॉर्म में निकालेंगे, तो ये a2 बाई a1 क्या निकल जाएगा, F बाई 4m डिवाइडेड बाई F बाई m। तो ये आ जाएगा 1/4। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना निकल जाएगा, 1/4 यहाँ पर एक्सीलरेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फ्रेंड्स ऑन रोलिंग स्केट्स आर स्टैंडिंग 5 मीटर अपार्ट फेसिंग ईच अदर। तो दो फ्रेंड है जो कि स्केटिंग कर रहे हैं, तो रोल कर रहे हैं उस पर, और ये जो है एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर खड़े हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हुए हैं। वन ऑफ देम थ्रोस अ बॉल ऑफ 2 kg टूवर्ड द अदर who catches it. How will this activity affect the position of the two? Explain your answer. तो इनमें से एक व्यक्ति ने किया क्या कि यहाँ पर 2 किलोग्राम का जो बॉल है वो दूसरे के पास में फेंका, और जैसे ही उसने फेंका तो उस बॉल को उसने कैच किया, सेकंड पर्सन ने कैच किया। तो इस एक्टिविटी में कैसे दोनों जो पर्सन्स है उसकी पोजीशन को कैसे ये एक्टिविटी किस तरह से अफेक्ट करेगी ये बतलाना है, और अपने आंसर को आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आंसर क्या है, सेपरेशन बिटवीन देम विल इंक्रीज। तो इस केस में जो सेपरेशन होगा उनके बीच का वो बढ़ जाएगा। पहले 5 मीटर था, अब उनका जो सेपरेशन है वो और बढ़ जाएगा। इनिशियली द मोमेंटम ऑफ बोथ ऑफ देम आर ज़ीरो एज दे आर रेस्ट। तो जो इनिशियली बात किया जाए तो इनका मोमेंटम ज़ीरो था क्योंकि ये दोनों रेस्ट पर थे। इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम द वन हु थ्रोज द बॉल वुड मूव बैकवर्ड। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए वो व्यक्ति जिसने कि बॉल को थ्रो किया था वो पीछे की तरफ मूव कर जाएगा, चला जाएगा। द सेकेंड विल एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स आफ्टर कैचिंग द बॉल एंड देयरफॉर विल मूव बैकवर्ड दैट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो सेकेंड पर्सन जो था वो नेट फोर्स को, जब बॉल को कैच करेगा तो नेट फोर्स को उस पर एक्ट करेगा और इस वजह से वो भी पीछे की तरफ में जाएगा। जिस डायरेक्शन में बॉल जो है उस पर फोर्स लगाएगा उसी डायरेक्शन में वो पीछे की तरफ चला जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर स्प्रिंकलर यूज्ड फॉर ग्रास लॉन्स बिगिन टू रोटेट as soon as the water is supplied. Explain the principle on which it works. तो वाटर स्प्रिंकलर की बात हो रही है, इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? लॉन्स में जो ग्रास होते हैं उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये जो है जैसे ही वाटर को इसमें सप्लाई किया जाता है तो ये जो वाटर स्प्रिंकलर है वो रोटेट करने लगता है। तो यहाँ पर ये कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है ये बतलाना है। द वर्किंग ऑफ रोटेशन ऑफ स्प्रिंकलर इज़ बेस्ड ऑन द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, जो स्प्रिंकलर का जो रोटेशन का प्रिंसिपल है, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड है। एज द वाटर comes out of the nozzle of the sprinkler, an equal and opposite reaction forces comes into play, so the sprinkler starts rotating. तो यहाँ पर जैसे ही वाटर नोज़ल से बाहर आता है, स्प्रिंकलर के नोज़ल से बाहर आता है, तो उस केस में इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स इस पर वर्क करता है। इसी वजह से स्प्रिंकलर जो है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।